हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पॉलिटी का क्रैश कोर्स कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्लास 23 करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग भाग 21 और 22 के बारे में पढ़ेंगे। संविधान का जो भाग है 21 और 22 उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग भाग 19 और 20 के बारे में पढ़े थे। तो 20 में जो संविधान संशोधन जो होते हैं, प्रमुख संशोधन किस नियम से होते हैं और कौन कौन सा संशोधन कैसे हुआ था, उसमें क्या क्या सुधार किया गया, उस सब के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग भाग 21 और 22 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भाग 21 है, जिसमें अनुच्छेद 369 से 392 दिया गया है। अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष प्रावधान है इसमें। तो अनुच्छेद 369 में क्या है, समवर्ती सूची के विषय में संसद 1 वर्ष के लिए आपातकाल के दौरान कानून बना सकती है। तो 369 आर्टिकल में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है कि समवर्ती सूची जो होती है उसमें संसद 1 वर्ष के लिए आपातकाल के दौरान कानून बना सकती है। अनुच्छेद 370 क्या है, इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में बताया गया है। 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर भारत का अंग बना था। तो जम्मू कश्मीर भारत का अंग कब बना था? 26 अक्टूबर 1947 को बना था। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान पारित हुआ। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था। 1965 के बाद उसे राज्यपाल कहा जाने लगा था। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का होता है। अब ये 5 वर्ष का होने लगा है। तो अब जो है, अब जितना भी कार्यकाल होगा वो सब 5 वर्षों का होगा, लेकिन पहले 6 वर्षों का होता था। जम्मू कश्मीर विधानसभा 2 महिला सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। जम्मू कश्मीर में आरटीआई और आरबीआई तथा नीति निदेशक तत्व लागू नहीं होते थे। तो पहले जम्मू कश्मीर में आरटीआई और आरबीआई और जो नीति निदेशक तत्व है वो लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था और यहाँ दोहरी नागरिकता थी। तो जम्मू कश्मीर क्या है, तो जम्मू कश्मीर में पहले संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था। मतलब कि मूल अधिकार था, उसको कोई भी अलग नहीं कर सकता था। मतलब उसके इच्छा के बगैर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती थी संपत्ति में, पहले ऐसा था। और यहाँ दोहरी नागरिकता थी। जम्मू कश्मीर के अस्थायी नागरिकों को विशेष छूट दी जाती थी। कौन व्यक्ति अस्थायी नागरिक है या नहीं, इसका निर्धारण जम्मू कश्मीर विधानसभा अनुच्छेद 35 का ए के तहत करती थी। भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया विधि जो रक्षा, दूरसंचार एवं विदेशी मामलों को छोड़कर जम्मू कश्मीर में तब तक लागू नहीं होता था जब तक कि वहां की विधानमंडल से स्वीकार न हो जाए। जम्मू कश्मीर की सीमाएं तब तक भारत की सीमाएं समझी जाएगी जब तक भारतीय संविधान में 370 का ए है। इसी कारण संसद में 370 का ए नहीं हटाया गया है। तो जम्मू कश्मीर का जो सीमा है, भारत का सीमा कब तक समझा जाएगा? जब तक कि 370 का ए है। आर्टिकल 371 क्या है, इसमें महाराष्ट्र गुजरात के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 371 के ए में नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, एपी यूनिवर्सिटी, आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी और सिक्किम के बारे में बताया गया है 371 में। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, इस सब के बारे में 371 में बताया गया है। अनुच्छेद 379 है, उससे लेकर के 391 तक जो है निरसित या रद्द कर दिया गया है, तो अभी नहीं है ये अवेलेबल। अनुच्छेद 392 क्या है, इसको कठिनाइयों को दूर करना राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा। जो भी हमारे देश में कठिनाइयाँ होगी उसको दूर करना किसका कर्तव्य होगा? तो राष्ट्रपति का कर्तव्य होगा। ये आर्टिकल 392 में लिखा गया है। तो 371 आर्टिकल में जो भी स्टेट के बारे में बताया गया है उसका एक ट्रिक है, ट्रिक जान लेते हैं क्या क्या है। तो ए से जे तक का है 371 में क्या क्या है। तो एन से है नागालैंड, ए से है असम, एम से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश, एपी से आंध्र प्रदेश और विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश का जो विश्वविद्यालय है उसका है 5वां में। और 6ठा में क्या है, सी से सिक्किम, मी से क्या है मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, गोभी से क्या है गोवा, कटहल से क्या है कर्नाटक है। भाग 22 देख लेते हैं। अनुच्छेद 393 से 395 तक दिया है। संक्षिप्त नाम जो है अनुच्छेद 393 में बताया गया है। इस विधि से पुस्तक का संक्षिप्त नाम जो भारत का संविधान पढ़ा है, तो भारत का जो संविधान है वो पढ़ा है कैसे, तो 393 आर्टिकल से ही पढ़ा है। अनुच्छेद 394 में क्या है, इसमें संविधान के लागू होने की तिथि की चर्चा की गई है। और संविधान 26 नवंबर 1949 को बन गया, किंतु कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था।
26 नवंबर 1949 को ही संविधान के 16 अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया, जो निम्नलिखित है। किस किस को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था? तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। अब अनुच्छेद 394 का एक क्या है? इसे 98वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत राष्ट्रपति के अनुमति से मूल संविधान जो अंग्रेजी में था, इसे हिंदी में अनुवाद कर दिया गया। अनुच्छेद 395 क्या है? इस संविधान के लागू होते ही 26 जनवरी 1950 को इससे पहले के सभी अधिनियम जो 1909, 1919 और 1935 जो था, उस सबको रद्द कर दिया गया। तो पहले संविधान अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन हम भारतीयों के लिए सुविधाजनक क्या है? हिंदी है, क्योंकि हमारा हिंदी राष्ट्र लैंग्वेज भी है, राष्ट्रभाषा भी है, इसलिए उसको हिंदी में अनुवाद कर दिया गया। कब किया गया था? तो 1987 में किया गया था। आर्टिकल 394 का ए में दिया गया है। तो हम लोग जितने भी भाग है, संविधान के 22 भाग है और उसमें जितने भी आर्टिकल है, जितने भी संशोधन है, हम लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं इसके बारे में। तो हम लोगों का जो संविधान है उसके बारे में सारा टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो सब इसी से पूछेंगे, क्योंकि सब कुछ कवर हो चुका है। जितने भी पूछे जाते हैं 22 का 22 भाग तक हमारा कवर हो चुका है। तो चलिए हम लोग आगे का देख लेते हैं, और भी कुछ पॉलिटी में रह जाता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान एक परिचय तथा संविधान की प्रस्तावना है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंट्रोडक्शन एंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वरीयता क्रम या पद है, तो वरीयता के हिसाब से कौन सा क्रम होता है? तो हमारे देश में सबसे बड़ा किसको बोला जाता है? तो राष्ट्रपति को बोला जाता है। उसके बाद कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति आते हैं। उसके बाद कौन आते हैं? प्रधानमंत्री आते हैं। प्रधानमंत्री के बाद कौन आते हैं? तो राज्यपाल आते हैं। और राज्यपाल के बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति आते हैं। और भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद कौन आते हैं? स्पीकर आते हैं, CGI आते हैं। और उसके बाद मंत्री विपक्ष आते हैं। उसके बाद भारत रत्न विजेता होते हैं वो आते हैं। उसके बाद जज आते हैं, UPSC निर्वाचन और CAG आते हैं। तो हमारे देश में सबसे बड़ा पद किसका होता है? तो हमारा भारत देश का सबसे बड़ा पद कौन सा है? राष्ट्रपति का है। उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद स्पीकर CGI का, और उसके बाद मंत्री विपक्ष, और उसके बाद कौन होते हैं? तो भारत रत्न विजेता होते हैं। उसके बाद कौन होते हैं? तो जज होते हैं, UPSC जो करते हैं वो होते हैं, और निर्वाचन और CAG होते हैं। ED प्रवर्तन निदेशालय क्या है? इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। यह गैर कानूनी वित्तीय लेन देन की जांच करता है। विदेशों से आने वाले धन की भी जांच कौन करता है? तो ED ही करता है, प्रवर्तन निदेशालय ही करता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय दिल्ली है, जो कि हमारी राजधानी है। CBI क्या है? इसकी स्थापना 1963 में हुई थी। तो CBI की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर ले, ये पूछे जाते हैं कि CBI की स्थापना कब हुई थी। तो CBI की स्थापना 1963 में हुई थी। केस संथानम के सिफारिश में हुई थी। किसके सिफारिश में की गई थी? तो केस संथानम के सिफारिश में की गई थी। प्रारंभ में यह दिल्ली पुलिस की ही शाखा थी। यह भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। तो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी कौन सी है? तो CBI है। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1964 में हुई थी। केस संथानम के सिफारिश पर ही इसकी भी स्थापना हुई थी। यह सभी केंद्रीय कर्मचारियों पर नज़र रखते हैं ताकि भ्रष्टाचार में कमी आए। यदि किसी अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत करनी हो तो CVC के पास किया जाता है। इसके आयुक्त के कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होते हैं। तो CVC के जो आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? या तो 4 वर्ष होगा या फिर 65 वर्ष उसका जो रिटायरमेंट का एज होता है। राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग क्या है? इसे 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था हमारे राष्ट्रीय ध्वज को। इसकी लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। तो 3:2 के अनुपात में हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो कि तिरंगा है, जिसे पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। इसका निचला भाग हरा होता है, जो हरियाली का प्रतीक होता है। केसरिया ऊपर होता है, जो बलिदान का प्रतीक होता है। बीच में क्या होता है? तो सफ़ेद पट्टी होती है, जो शांति का प्रतीक होता है। बीच में जो 24 तीलियाँ होती है उसका चक्र बना होता है, जो प्रगति
प्रगति का संकेत करता है। तो बीच में कितनी तीलियों वाली चक्र बनी होती है? तो 24 तीलियों वाली चक्र बनी होती है। तो ये पूछे जाते हैं ये सब, तो इसको अच्छे से याद कर ले। सर्वप्रथम भारत का झंडा भीखा जी के द्वारा 1907 में जर्मनी में स्टुअर्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की बैठक में हरा, लाल और केसरिया के रूप में तैयार किया गया था। ध्वज नियम के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज दाहिनी तरफ होता है। तो ध्वज नियम के अनुसार क्या होता है? राष्ट्रीय ध्वज दाहिनी तरफ के होता है, दाहिनी तरफ होता है और अन्य ध्वज से ऊपर रहता है। तो ये ध्वज कभी भी होगा तिरंगा, तिरंगा हमेशा ही दूसरे ध्वज से ऊपर रखा जाता है क्योंकि ये हमारे देश का प्रतीक है। जुलूस लेकर चलने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय ध्वज लेकर चलेगा और ध्वज दाहिना कंधे पर लेकर के ही चलेगा। तो ये सब ध्वज का नियम है। क्या है? जुलूस लेकर के जो चलने वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा ध्वज लेकर के चलेगा और दाहिना कंधा पर ही लेकर के जा सकता है। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले ध्वज नहीं फहराया जा सकता है। तो कभी भी सूर्यास्त के बाद ध्वज नहीं फहराया जाता है और न ही सूर्योदय से पहले, मतलब अंधेरे में ध्वज कभी भी नहीं फहराया जाता है, ये नियम है। निजी संस्थानों पर भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा सकता है। ध्वज का झुका देना राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। तो कभी भी हमारे देश में जो शोक दिवस मनाया जाता है उस दिन हमारा ध्वज, राष्ट्रीय ध्वज झुका हुआ रहता है, नहीं फहराया जाता है। तो वही हमारा राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। जैसे कि इस पिक्चर में दिया गया है, इस पिक्चर में है कि ये झंडा झुका हुआ है नीचे की तरफ, तो ये राष्ट्रीय शोक का प्रतीक है। झुका हुआ झंडा है इसलिए ये शोक का प्रतीक है। और ये झंडा उल्टे की तरफ है इसीलिए ये संकट का प्रतीक है। ये उल्टा है इसलिए संकट का प्रतीक है। राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग पताका के रूप में नहीं हो सकता है। तो ये है पताका, जैसे कि हम लोग भगवान हनुमान जी का या फिर कोई भी श्री राम जी का, इन सब का जो बनता है ना वो सब पताका होता है। तो पताका के रूप में होता है। तो इस रूप में कभी भी ध्वज नहीं हो सकता। ध्वज हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब हम लोग राष्ट्रीय गान के बारे में देखते हैं। राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, इसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो राष्ट्रीय गान की रचना किसने किया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। यह तत्वबोधनी कविता का 13 पंक्तियों वाला भाग है। इसे जन गण मन कहते हैं। इसे 52 सेकंड में गाना होता है किंतु विशेष परिस्थिति में 20 सेकंड में गाया जाता है। तो कभी विशेष परिस्थिति आती है उस समय 20 सेकंड में भी गाया जा सकता है, लेकिन 52 सेकंड में इसको गाना रहता है राष्ट्रीय गान को। और किसने लिखा था, किसने रचना किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया था। और कितने पंक्तियों का है? तो 13 पंक्तियों का हमारा राष्ट्रगान है। कौन सा है? इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है जन गण मन। इसे पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसे सबसे पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो 1921 में ही रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही इसका अंग्रेजी में भी अनुवाद किया था, जिसे द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ द इंडिया कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं। 24 जनवरी 1950 को इसे अपना लिया गया था। तो कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे अपनाया गया था। हमारे जन गण मन राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत क्या है? नेशनल सॉन्ग क्या है? इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने किया था। इसे आनंद मठ पुस्तक से लिया गया, जिसे क्या कहते हैं? वंदे मातरम कहते हैं। इसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में ही इसे भी गाया गया था। इसे 65 सेकंड में गाना होता है। तो 65 सेकंड में इसको गाना होता है और जनगण मन को कितना में? 52 सेकंड में गाना होता है। 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत की 5 पंक्ति में केवल 2 पंक्ति को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है। तो राष्ट्रीय गीत की जो 5 पंक्ति है उसमें बस 2 ही पंक्ति है, उसको ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया है, वंदे मातरम। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह है। नेशनल सिंबल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ का अशोक स्तंभ है, जिसमें 4 शेर है किंतु 3 ही दिखाई देते हैं। इसके नीचे एक चक्र बना हुआ है जिसके एक ओर सांड और दूसरी ओर घोड़ा है। तो राष्ट्रीय जो चिन्ह है अशोक है, उसमें अशोक चिन्ह में क्या है? तो इसमें एक ओर सांड है और दूसरी ओर घोड़ा है और इसमें एक चक्र बना हुआ है जिसके नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया है, जिसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक चिन्ह, उसमें जो लिखा गया है सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसे कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे अपनाया गया था।
राष्ट्रीय पंचांग क्या है? कैलेंडर। प्रारंभ में भारत का पंचांग विक्रम संवत है, किंतु 22 मार्च 1957 को शक संवत को अपना लिया गया। यह चंद्रमा पर आधारित होता है। तो राष्ट्रीय पंचांग किस चीज़ पर आधारित होता है? तो चंद्रमा पर आधारित होता है। महीना का नाम क्या क्या है? चैत्र है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपक्ष है, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है, फाल्गुन है। तो ये जो 12 महीना है जो हमारे इंडियन कैलेंडर के हिसाब से ये माना जाता है। बहुत सारे लोग यही जानते भी हैं क्योंकि हमारे देश का जो पंचांग है यही है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो अशोक स्तंभ है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया है। भारत का राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो रुपया है। भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है? तो भारत रत्न है। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? तो महात्मा गांधी को कहते हैं। ये सभी लोग जानते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है। भारत का राष्ट्रीय लिपि क्या है? तो हमारी राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी है। भारत का राष्ट्रभाषा क्या है? तो हिंदी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। भारत का राष्ट्रीय पेय क्या है? चाय है। और भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? तो हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है? तो हाथी है। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा का डॉल्फिन है। गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो गंगा नदी है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष या बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? तो सिविल कैलेंडर है, जिसको शक संवत में लिखा गया है। भारत का राष्ट्रीय शपथ क्या है? भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे भाई बहन है। भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। तो हम भारत का राष्ट्रीय दिवस कौन सा है? तो स्वतंत्रता दिवस है ही, गणतंत्र दिवस है और कौन सा है? गांधी जयंती भी है। तो ये तीनों हमारा राष्ट्रीय दिवस है। तो ये सब जो भी प्रमुख है ये सब हमेशा पूछे जाते हैं, छोटे बड़े एग्जाम हर चीज़ में ये पूछे जाते हैं। इसको अच्छे से याद कर ले, वन लाइनर है क्वेश्चन, इसको अच्छे से याद कर ले। और हम लोग अब कल हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।